अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद नईम खान। मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ताल्लुकात में कशीदगी तो आई और इस हिज़्ब इख्तिलाफ की इत्तेहाद में कुछ दरारें भी वाज़ेह हुई, लेकिन साथ में एक और बहुत अहम सियासी जमात है अवामी नेशनल पार्टी, जिसका अब किरदार ज़रा सामने आया है। इससे पहले जब PDM की क़ियादत ने मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, तो ANP का ये वाज़ेह बयानिया था कि अब राहें जुदा हो गईं। बहैसियत एक सियासी जमात अवामी नेशनल पार्टी की क़ियादत का यही कहना था कि PDM, जो कि एक सियासी जमात नहीं है, वो कोई हैसियत नहीं रखती कि अवामी नेशनल पार्टी को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया जाए। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक डेलीगेशन ने ANP की लीडरशिप से मुलाकात की वली बाग में और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया। अब इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ANP जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइएगा सर कि अवामी नेशनल पार्टी ने अब ये हतमी फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ राहें जुदा हो गई हैं, या जब पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला करेगी कि PDM को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, तो शायद ANP भी अपना फैसला तब्दील कर ले। क्या राय रखते हैं सर? असद रहीम साहब, अवामी नेशनल पार्टी का अपना एक तारीख है और ये 100 साल पर मुहित है। हम एक नजरियाती और एक डिसिप्लिनरी पार्टी है। हमारा पीपल पार्टी के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। पीपल पार्टी क्या फैसला करती है, क्या नहीं करती है, वो जाने, उसका काम जाने। आपको याद होगा कि जब PDM का आखिरी इजलास हुआ था, तो उसमें पीपल पार्टी ने इनकार किया था इस्तीफा देने से, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी PDM के साथ रही थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद कहा था कि 9 पार्टियां इस पे एग्री है कि हमने इस्तीफाएं देनी है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी शामिल थी। फिर बदकिस्मती से जो इनके बीच में अपोजिशन लीडर पे दोनों पार्टियों का एक झगड़ा से कह दे या इख्तिलाफ राय कह दे शुरू हुआ, तो उसमें से ऐसा था कि ये जो शोकास नोटिस आपने जो जिक्र किया, इससे 3 दिन पहले मर्दान में, जो कि हम हैदर खान हुती साहब जो हमारे कायम मकाम सदर है, मियां इफ्तिखार हुसैन जो जनरल सेक्रेटरी है और मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हम तीनों थे और हम PDM के भी अहदेदारान थे। तो हमारे पास ये एक वफद आया था जिसमें खाकाना बाजी साहब थे, गफूर हिदरी साहब थे और अवैस नूरानी साहब थे। और उसने ये गिला किया कि चूंकि फैसला हुआ था कि अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का होगा, तो आप लोगों ने उसको वोट कैसे दिए दिया, जिसपे हमने उसके साथ काफी बात हुई और हमने तस्लीम किया कि हाँ हमने वोट दिया, हमने कोई इनकार नहीं किया उसको। लेकिन हमने साथ उनको कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये PDM एक ऐसे मकासद के लिए कायम हुई जो बहुत बड़ा मक्का है, जिसकी 26 नुकात है और जिसमें सबसे बड़ी बात आईन और आईन के अंदर रहते हुए जितनी भी इदारे वो अपना काम करे। तो उसके लिए ये PDM कायम हुआ है और उस 26 नुकात के साथ हम है। हाँ, इख्तिलाफ अगर ये आया है तो इसका आसान तरीका यही है कि PDM के सरबराहान का इजलास बुलाया जाए और उसमें हम भी बात रख लेंगे, आप भी रखेंगे और ये एक ऐसे रास्ता निकालेंगे ताकि PDM को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अवाम की तवक्कुआत है। जब PDM बना था तो अवाम ने वेलकम किया था, क्योंकि मौजूदा हुकूमत नाहिल हुकूमत है और इसने अवाम की जो जीना दोबर कर दिया है। हमारे खारिजी पॉलिसी का बुरा हाल है, हमारे मेशत का बुरा हाल है, हमारे महंगाई बेरोजगारी का बुरा हाल है। अच्छा जाहिद खान साहब, आपकी गुफ्तगू से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर PDM का कोई इजलास होता है जिसमें ANP के कंसर्न्स को दूर कर लिया जाता है और जो इज़हार वजूह का नोटिस है ये भी वापस हो सकता है, तो फिर हम इम्कान रखें कि ANP दोबारा PDM का हिस्सा बन सकती है। और साथ में ये भी फरमाइएगा, अगरचे जो आपको शोकास नोटिस मिला वो तो जैसे आपने भी फरमाया कि यूसुफ गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए जो आपने वोट दिया उस पर दिया, लेकिन उससे पहले जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन थी वो ये थी कि गोया कि नून लीग जो चाह रही थी कि इस्तीफे दे देने चाहिए लॉन्ग मार्च के बाद, और पीपल्स पार्टी इस फैसले से मुत्तफिक नहीं थी। तो मैं सर ANP का मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ कि वो अगर फैसला क्या उसके साथ ANP खड़ी है जो नून लीग ने किया था कि इस्तीफे दे देने चाहिए लॉन्ग मार्च के बाद, या आप उस फैसले पे इत्तफाक नहीं करते और आपके ख्याल में कुछ सेकंड थॉट लेना चाहिए?
नहीं, देखिए इफ्तिखार साहब, आपने एक बात की। सबसे तो पहले बात ये है कि उस कंसर्न जो दोनों पार्टियों के इख्तिलाफ रहा, हम पीडीएम के साथ रहे। 9 पार्टी तब बने थे जब हम थे, और हमने ये कहा था कि चूंकि इस्तीफा आपने देना है तो हमने इस्तीफा जरूर देने, और हमने साथ दिया पीडीएम का। पीपल पार्टी को उसने टाइम लिया कि हम अपना सेंट्रल कमेटी के इजलास बुलाएंगे, उसमें डिसाइड करेंगे, लेकिन इनपी ने ऐसे बात नहीं की थी, क्योंकि इनपी ने पहले जब पीडीएम में शामिल हो गए तो अपने इदारों से इख्तियार लिया गया था कि जी हमें ये चीजें करनी है, पीडीएम के साथ जाना है, तो हमारे इदारों ने हमें इजाजत दी चुकी थी। लेकिन बदकिस्मती क्या हुई है, अब असल मसला ये कि कहाँ पे वो पैदा हुआ। देखिए, पाकिस्तान की तारीख, शराई साहब आपको इल्म है कि पाकिस्तान तारीख में कभी भी कोई भी जब ऐसे इतिहाद बनते तो ये मिनिमम एजेंडे पे बनते, क्योंकि हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, अपना नजरियात होता है, सोचिए उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन अवाम की मुश्किलात के लिए और हुक्मरानों से निजात के लिए कि जब डिक्टेटर था या सिविल डिक्टेटर बन जाता है तो उसके लिए एक इतिहाद बनता है। लेकिन ये पहले तारीख में हुआ कि ये शोकास नोटिस मिला। हमने उनको कहा कि जी ये बात हो चुकी है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि इख्तिलाफ राय हो गया था। हमने वोट दिया है गिलानी साहब की, लेकिन इसके लिए बेहतर होगा कि आप इजलास बुला ले और उसमें ये बता दे। हमने जब फैसला, हमारी पार्टी ने जब फैसला किया, जब हमने अपनी मीटिंग रखी तो हमें ये हुआ कि जी अभी इतिमाद नहीं रहा, ना उनका हम पे इतिमाद रहा, ना हमारे उनके ऊपर, यानी पीडीएम की जो पार्टीज है उस पर इतिमाद नहीं रहा। लिहाजा हमने पीपल पार्टी को नहीं देखा, पीपल पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, हमने उसी वक्त फैसला किया कि अभी हमारे जाहिद खान साहब आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी सर, बस अभी वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल में अवामी नेशनल पार्टी का किरदार। हमारे साथ हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जायद खान साहब। जायद खान साहब, सर आपने पिछले सेगमेंट में बहुत वाज़े तौर पे ये फरमाया कि ANP एक डिस्टिंक्ट जमात है, उसकी अपनी तारीख़ है और उसका PDM पर भी एतमाद कम से कम होता गया है। ये बताइएगा सर, जो एक तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से क्रिटिसिज्म होती थी ANP पर कि अगर आप बलूचिस्तान की मिसाल उठा लें तो वहाँ सूबाई सतह पे अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत के साथ तस्वर की जाती है, लेकिन फिर वफाकी सतह पे एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत करती है। साथ में सर अगर PDM के साथ अलहदगी हो गई है तो अगर हम NA 249 की भी बात कर लें, NA 249 की, जहां ANP ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार की हमायत की है, क्या राय रखते हैं? देखिए असद रहीम साहब, आपने अच्छे सवाल किए। आपने जो बाप के पार्टी के साथ हमारे जो बलूचिस्तान के साथियों के इतिहाद की बात करती है, वो उसके कबल था, जब इलेक्शन हुआ था तो उनके इतिहाद बना था। उस वक्त तो हम कह रहे थे सब पॉलिटिकल पार्टीज को कि हमें हल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई और पीपल पार्टी ने कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर बैठकर लड़ाई लड़ेंगे, तो तब हमने उसको इतना अहमियत नहीं दी। लेकिन आपको याद होगा कि ये जब PDM तो अभी बना है, 2 या 3 महीने हो गए हैं, लेकिन इससे पहले जब PDM बन गया था 4 महीने पहले, तो हमने उस वक्त बलूचिस्तान में बल्कि सेंट्रल कमेटी का मीटिंग बुलाया था और वहां पे हमारे जो सारे सेंट्रल कमेटी ने डिसीजन लिया कि PDM के साथ हमने चलना है और PDM जब भी कहेंगे हम इस्तीफा ये देंगे। और हम, हमारे वजीरों ने, हमारे सब लोगों ने इस्तीफा हमारे पास मौजूद है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। आपको याद होगा कि हमने हमेशा के लिए कहा कि अगर PDM की मुतफिका पैसे पे इस्तीफा देते हैं तो हम उसके लिए तैयार है। तो हमारे लिए कोई मसला बलूचिस्तान हुकूमत को या वो MPs के लिए कोई मसला नहीं, आज भी हमारे पास मौजूद है। जब तो आपको पता है कि 2 दिन के अंदर हमने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। हमें पीपल पार्टी का नहीं गरज कि पीपल पार्टी ने डिसीजन लेना क्या नहीं लेना है, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमने इसको अपनी तजलील समझा। अपनी पार्टी, हमारे वर्कर्स हमसे सवाल करते रहे कि आज तक तो हम पे कोई किसी ने ऐसी बात नहीं की, तो ये किस तरीके से शोकास हमें किस हैसियत से दे रहे हैं, क्योंकि PDM में कोई ऐसा कोई ना आईन बना है, न कोई रूल्स बने हैं कि कोई किसी एक सरबराह किसी पार्टी को शोकास नोटिस दे। तो ये बिल्कुल गलत किया है और उसकी गलती की वजह से फिर हमने, चूंकि मैंने जिस तरीके से कहा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक नजरियाती पार्टी है,
और एक तवील अरसा हमारी जदोजहद है, और हम पाकिस्तान के हर तहरीक में रावल के दस्ते का किरदार अदा किया है। शिराजी साहब को भी पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पे डिक्टेटर हो या सिविल डिक्टेटर बने, हम यकीनन ANP की एक तहरीक है जमहूरियत के लिए, यकीनी तौर पे बड़ी कोशिश है आपकी। लेकिन ज़ायद खान साहब, जानना ये चाहूँगा कि जो वली बाग में पीपल्स पार्टी का वफद आपके पास गया है, बड़ी एक नई लाइन उन्होंने ली है कि अब जो प्रोग्रेसिव जमातें हैं अब उनको चाहिए कि वो एक साथ इकट्ठी हो जाएं। गोया कि लगता यह है कि अब नून लीग और जो मजहबी जमातें हैं उनको अलग करके एक नए अलायंस की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत है और बड़ा मौसर अलायंस होगा कि प्रोग्रेसिव जमातें पीपल्स पार्टी जैसी, ANP जैसी और दीगर इस तरह की जमातें इकट्ठी हो जाएं, तो कितनी मौसर होंगी? और दूसरा, बहरहाल ये तो एक हकीकत है ज़ायद खान साहब कि PDM का शिराजा बिखर गया है, तो ये शिराजा बिखरने का जो मैसेज है वो हुकूमत की तरफ क्या गया है, और फिर अवाम को जो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि शायद अपोजिशन इस हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है और इस मुल्क के अंदर अब लगता है कि हकीकी जमहूरियत वापस आएगी, अवाम की बात होगी, तो हर दो तरफ मैसेज किस तरह के गए हैं आपके ख्याल में? शायद साहब, एक तो मैं पहले बताऊं कि हुकूमत की जो मौजूदा हुकूमत है, ये सेलेक्ट हुकूमत है और इसका अपना शिराजा भी कर रहा है। अभी आप देखो जहांगीर तरीन के कल अभी मैं अपनी टीवी पे देख रहा था, तो के भी कितने MPAs और कितने MNAs उसकी तरफ जा रहे हैं और वो एक ग्रुप बन गया। तो ये तो उसका तो, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत तो नाअहल है, ये तो आवाम को रिलीफ दे नहीं सका, ये तो सेलेक्टर है। अगर ये सेलेक्ट ना होते तो ये सूरत-ए-हाल इसकी नहीं बनती। तो PDM के टूटने से या PDM के जदोजहद से नहीं, ये खुद ब खुद गिर जाएगी, ये खुद ब खुद चली जाएगी और आवाम के गजब से। हाँ, ये जरूर है कि आवाम के लिए मुश्किलात इसलिए है इस वक्त कि वो देख रहे थे PDM की तरफ कि PDM हमें निजात दिलाएगी और जमहूरियत के उसका इत्तेमाद बढ़ रहा था। लेकिन इससे ये खराबी जरूर होगी कि आवाम का जो डेमोक्रेसी के ऊपर इत्तेमाद कमजोर हो जाएगा। और ये PDM के लिए भी या PDM में रहने वाली पार्टियों के, जहां तक आपने कहा कि प्रोग्रेसिव पार्टीज, देखिए हमने हर एक पार्टी का अपना अपना नजरियात और प्रोग्रेसिव जो सोच है या जो भी जिस क्या मजहबी है वो अपनी जगह पे है। PDM में तो एक मखसूस एजेंडे के तहत हम इकट्ठी होती है और ये आज की नहीं है। ये अगर आप मादरी मिल्लत से लेकर आज तक देखें तो हमेशा के लिए ऐसा हुआ है कि मजहबी पार्टीज और प्रोग्रेसिव पार्टी इकट्ठी हुई है जदोजहद के लिए। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो इस ये तासुर के जी प्रोग्रेसिव पार्टीज अली वगैरह, ऐसा नहीं है। उनकी वजह से रिएक्शन और से हम निकले बना रहे हैं, पास आए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसी ख्वाहिश की बात नहीं की। बहरहाल ये एक जो इस सूरत हाल है इस मुल्क के लिए, ये कोई एक पॉलिटिकल या दो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मौजूदा आवाम के मसाइल हल करने का नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे खारिजा पॉलिसी बर्बाद है, आपकी महंगाई उरूज पे है, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी आप देखिए ना, आज भी वो मजदूरों की कब्रों से कितनी लाशें मिल गई है। ज़ाहिद खान साहब, मैं जरा अगर सूबाई सतह पे भी एक सवाल कर लूँ आपकी इजाज़त के साथ। सिर्फ 2008 में जब अवामी नेशनल पार्टी को अच्छा खासा मैंडेट मिला तो 2008 से 2013 तक ANP इक़्तिदार में थी, खैबर पख्तूनख्वा में। अब सर जब आप देखते हैं कि 2018 में PTI को 2/3 अक्सरियत मिली है, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, तो आने वाले इंतखाब में सर सूबाई सतह पर अवामी नेशनल पार्टी ने क्या लाहे अमल तय किया है और क्या आपको लगता है कि PTI की मनसूबाबंदी उस हद तक तसल्ली बख्श है या नहीं है कि ANP के अच्छे चांसेस होंगे 2023 में? लाहे अमल क्या तय किया है ज़ायद खान साहब KP में? देखिए असद रहीम साहब, अगर आप देखें तो PTI के 2013 से 2018 तक कोई भी उसने कोई काम अवाम के लिए नहीं किया। हमने 18 अमेंडमेंट के जरिए अपने जितने भी हक था वो लिया था, लेकिन PTI को अभी सेंटर में भी हुकूमत है और प्राइवेट में भी है, वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमारे वक्त में एक तरफ आपने देखा था कि हम दहशतगर्दों के साथ लड़ रहे थे, हम शहादतें दे रहे थे, हमारे फोर्सेस भी शहादतें दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी तरफ अब डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे थे। हमने 9 नई यूनिवर्सिटीज बना दिए और इससे पहले 8 यूनिवर्सिटीज थी हमारे सूबे में। तो ये एक काम। दूसरी यही बात है कि जी उसको मैंडेट नहीं मिला। बदकिस्मती से अगर नवाज शरीफ फैसला करते और स्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो रुक जाता तो शायद हमारे तरफ स्टेब्लिशमेंट का रुख ना होता और हम अपनी सीटें उससे ज्यादा ले जाते। लेकिन हुआ क्या कि जब नवाज शरीफ आया तो पंजाब में शायद स्टेब्लिशमेंट का उतना ताकत या उतना वो नहीं था और उसने तो इमरान खान को लाना था।
तो वो इमरान खान को इसलिए हम सेलेक्ट कहते हैं कि हमारे सूबे में जिस तरीके से हुआ है या आपके कराची में जो कुछ हुआ है वो तो सारी दुनिया, ये तो एक तारीख है, ये तो कोई इसको वो नहीं कर सकते, दबाई नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस दिन 2018 के 25 जुलाई जायद खान साहब बिल्कुल बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया, इसी को लेकर दिल कर रहा है कि एक छोटा सा सवाल मैं भी कर दूं कि एतराज़ सबसे बड़ा यही है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर इदारों का किरदार है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते। सर अब इस मामले को हल करने के लिए फोरम तो पार्लियामान ही है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ANP जैसी जमात के जो बहरहाल एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पे यकीन रखती है वो भी इस्तीफों के ऑप्शन की तरफ जा रही है। अगर सर आप पार्लियामान से बाहर चले जाएंगे तो इन कोर इश्यूज को कैसे एड्रेस कर पाएंगे? और अब तो कहा यह जा रहा है कि नून लीग के अंदर भी जो शहबाज शरीफ ग्रुप साहब है, शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी शायद पार्लियामान के अंदर रह के चीज़ों को एड्रेस करने के लिए सिग्नल्स दे रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो सर आप पार्लियामान से बाहर क्यों निकलना चाह रहे हैं? पार्लियामान के अंदर रहें, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, वो नैब के मुतालिक रिफॉर्म्स हो। सर फोरम तो यही है, इससे बाहर जाएंगे सड़कों पे मसले कैसे हल होंगे? ये शाही साहब आपने बिल्कुल सही सवाल किया, लेकिन हम तो पीडीएम के उसे इत्तेफाक से पीडीएम के रूह से इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब पीपल पार्टी ने इनकार किया तो इस्तीफाओं वाली बात तो अभी आप भूल जाए ना, क्योंकि न तो जो पीडीएम में पार्टियां रह गए वो भी नहीं देना अभी चाहते हैं और हम लोग तो वैसे भी बाहर हो गए, तो पीपल पार्टी तो पहले भी इनकारी है। तो अभी जाहिर है वो आप वाली बात है कि जंग तो पार्लियामेंट, लेकिन इस पार्लियामेंट में तो ये पार्लियामेंट तो देखे अभी फिर ऑर्डिनेंस आ गया, हर एक चीज पे ऑर्डिनेंस आता है। जदोजहद ये होना चाहिए था अवाम की सड़कों पे कि प्रेशर हो हुकूमत पे और ये मजबूर हो जाए ताकि पार्लियामेंट को अहमियत दे। पार्लियामेंट की अहमियत आज भी नहीं है। अगर पार्लियामेंट की अहमियत होता तो कैमरे लगते चेयरमैन के इलेक्शन के लिए, कैमरे वोटिंग की जगह पे लगा देते। अगर ऑर्डिनेंस से ये रोज ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं कि पार्लियामेंट इस मौजूदा हुकूमत ने तो पार्लियामेंट को ही खत्म कर दिया। पार्लियामेंट का एक थोड़ा बहुत जो से था वो भी आज नहीं है। आज पार्लियामेंट तो गैर फाल है, पार्लियामेंट का कोई इख्तियार ही नहीं है, वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, न कानून साजी है वहां पे। हुकूमत को तो बस चाहिए कि वो किसी को चोर के किसी के डाकू चाहे और वक्त गुजरता जाए। आवाम के गजब से ये नहीं बच सकेंगे, क्योंकि आज इसलिए इनके खुद आपस में फूट पड़ गई है और अभी ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। इसको किसी को गिराने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं रहेगी, क्योंकि पीडीएम तो खुद ऐसे ही हो गया। लेकिन अभी इनके आपस में जो है, क्योंकि ये सेलेक्टर है और ये जब भी उससे कोई बात करते हैं वो कहते हैं आपके जो अपने मेंबर है उसको कहते हैं भाई आप लोगों का मैंने तो आपको जितवाया है। तो जब ये सूरत हाल हो और यहाँ पे पार्लियामेंट का ये सूरत हाल हो, आज भी आपने देखा कि ऑर्डिनेंस लेके आ रहे, तो सारी काम तो ऑर्डिनेंस के ऊपर चला रहे। क्या कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इतने ऑर्डिनेंस आए हैं? सही तारीख में आपको नहीं मिल सकते। लिहाजा आप पार्लियामेंट की बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो खैर इस वाली बात तो इसलिए खत्म हो गई कि पीपल पार्टी तो इस्तीफा देना नहीं चाहते थे और हमने पीडीएम के साथ क्योंकि साथ दिया था तो हमने कहा था अगर आप इस्तीफा देंगे तो हम आपके साथ है। लेकिन अभी इस्तीफा वाली बात मेरे ख्याल में रह गई है, क्योंकि जब हम निकल भी गए तो अभी तो बात ही रह गई है। अभी आगे क्या होता है ये वक्त ही बता सकेगा। बिल्कुल ठीक। जायद खान साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अवामी नेशनल पार्टी, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपनी वक्त देने का। वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम से ज़रा हट के बात करेंगे जो एक बार फिर बाय इलेक्शन होने को जा रहा है डस्का के हवाले से और अदालत उज़्मा का इसी सिलसिले में एक बहुत अहम फैसला। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए। बात करेंगे वो बेतहाशा मुतनाज़िया इंतखाब की, डस्का बाय इलेक्शन। अब याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत देर से यही बयानिया था कि हमारे साथ ये ज्यादती की जाती है और इंतखाबात को भरपूर तौर पर रिग किया जाता है, धांधली की जाती है। लेकिन जब खुद इक़्तिदार में आए तो ये भी देखा कि डस्का का जो बाय इलेक्शन था उसमें बहुत ऐसी कोताहियाँ मिली और बहुत ऐसे इरेगुलरिटीज़ मिली जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि पूरी तौर पर रीपोलिंग होगी, वोट फिर से दिया जाएगा। अब इसी को चैलेंज करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा में तो गई, लेकिन अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अपहोल्ड किया।
अब इसमें बाद में जाएंगे कि वो कौन सी रेगुलरिटीज़ थी, पोलिंग ऑफिसर्स के साथ क्या कुछ किया गया था, लोगों के मोबाइल फ़ोन बंद थे और उसके बाद भी पीटीआई का बयानिया ज़्यादा पुख्ता वाज़े नहीं हुआ। लेकिन अब डस्का में ज़मीनी हकीकत क्या है वो हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट साहब हैं इमरान सादिक साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा कि आपके करीब सर इंतखाब के दिन क्या कुछ होने को जा रहा है? जी असद, गुज़िश्ता इलेक्शन में जो था ना उसमें जो हसास पोलिंग स्टेशन थे 47, उन पर कोई किसी किस्म का कैमरा वगैरह सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा गया। लेकिन इस दफा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है पुलिस की जो 2100 के करीब तादाद थी उन्हें डबल कर दिया गया है और आरओ ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इस हल्के में जो है 4,94,003 वोटर हैं, जबकि 300 स्टेशन पोलिंग स्टेशन जो है कायम किए गए हैं, जहां 927 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 1000 से ज्यादा जो है रेंजर के अहलकार तैनात किए गए हैं। पाक आर्मी की 10 क्विक रिस्पांस टीमें जो है रिजर्व रखी गई हैं और इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर 10 मॉनिटरिंग टीमें बनाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन जिली व डिवीजनल इंतजामिया के मुताबिक जो है इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए फुल प्रूफ और शफाफ इंतजाम किए गए हैं। डीपीओ अब्दुल गफ्फार कैसानी का कहना है कि किसी भी पार्टी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। इमरान ये बताइएगा कि वो अफसरान के जो पिछले इलेक्शन में उनके किरदार के ऊपर सवाल उठे हैं, क्या उनको तो दोबारा तैनात नहीं किया गया? इस हवाले से बताइएगा। और जो इंतखाबी अमला था यकीनी तौर पे उनके बारे में बताइएगा कि क्या वही लोग होंगे या कुछ नए लोगों को वहाँ पे तैनात किया गया सारे इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए? अच्छा शर साहब, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो तमाम जो है 20 हल्कों के तब्दील कर दी गए। उनकी जगह नए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उनकी तैनात जो है अमल में लाई गई है। इसके अलावा जो पुलिस अफसरान है वो सब तब्दील कर दिए गए हैं। जिली इंतजामिया जो है तब्दील हो गई है और इनकी निगरानी में जो उनका दावा है आरओ का और जिली इंतजामिया का और कमिश्नर गुजरांवाला के इस दफा जो है इलेक्शन पुरअमन तौर पर होंगे और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पिछली दफा आपने देखा कि जो उसके मुख्तलिफ ग्रोह थे वो मोटरसाइकिलों पर आए और फायरिंग करते रहे, जहां जो है इलाके में काफी खौफो हरास फैला रहा और 2 अफराद जो है इस इलेक्शन में अपनी जान की बाजी भी हार गई। लेकिन इस दफा जो है इंतजामिया का सख्त जो मौकफ है इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि किसी सूरत में किसी पार्टी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। इसमें जनाब मैं ज़रा एक मुख्तलिफ नुक्ता उठाना चाह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसने कितनी बार कहा 4 हल्के खोलें, फिर उसके बाद 2018 में कहा कि जी हम आपको कंटेनर दे देंगे और हम आपके लिए ये तमाम प्रोसेस एक बार फिर से शुरू कर देंगे। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों पर हमला, फिर उसके बाद अदालत उज़्मा में अपील करना, वहाँ हारना, और अब जो काफ़ी एक गो स्लो आपने किया हुआ इंतखाबी इस्लाहात को। ठीक है, आपका कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन कितनी देर से सर बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, और इस पे भी एक बहुत बड़ी लॉबी बैठी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को किसी तरह से ना लाया जाए। लेकिन इतना कुछ आप कर सकते थे डस्का में, ना तो आपने अपनी मंशूर के मुताबिक काम किया, आपका अपना बयानिया भी बेतहाशा कमज़ोर हुआ, और अभी भी जो एक रिफ्लेक्शन होती है सियासी जमात की कि वो बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि अब हम इस चीज़ को ठीक किस तरह करेंगे, वो भी कोई ख़ास वाज़े नहीं हो पाई। ये आपने सवाल तो नहीं किया, आपने तो लगता है कि पूरा एक सर्जरी कर डाली है वैसे तहरीक इंसाफ के बयानी। सर मुख्तसर सवाल था ये बहुत बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन IMF में जाने से लेके इंतखाबी धांधलियों पे सवाल उठाने तक यू टर्न्स की एक बड़ी लंबी तारीख है। असल उसमें जाएंगे तो पूरा एक प्रोग्राम हमें चाहिए उसको डिस्कस करने के लिए। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मेरा नहीं ख्याल कि इस इंतखाब को लेके
PTI की हुकूमत को और ख़ुद इमरान खान साहब को इतनी एग्रेसिव अप्रोच अपनानी चाहिए थी। बेहतर होता कि पहले दिन कह देते कि दोबारा इलेक्शन हो। और ये नशिस्त ऐसी थी जो नून लीग की नशिस्त थी, आपकी नशिस्त नहीं थी कि आप इस मामले पे इतने ओवर सेंसिटिव हो गए थे। हाँ जी। हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके इस बयानी को मुस्तरद कर दिया और बिलाखिर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ निकली है असद, मेरे ख्याल में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। इस मुल्क में हमेशा इदारों के किरदार के ऊपर सवाल उठते हैं और बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता तो इसमें इलेक्शन कमीशन सबसे ज़्यादा उसका पुअर एक रोल होता है। तो ये एक टेस्ट केस के तौर पर लिया जाए तो मेरे ख्याल में इस केस में इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल चीज़ों को बड़ा टाइमली टेकअप किया और बड़ा एग्रेसिवली उसको एड्रेस किया। ये और बात है कि आप जैसे कानूनदान जो फैसले हुए थे वो इलेक्शन कमीशन के एंड पे हुए हैं या फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, वो कानूनी नुकात की छाननी में से आप निकालेंगे, उसमें से कुछ आप ऐसी चीज़ें ज़रूर निकालेंगे कि शायद मेरिट पे फैसला हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मेरा ख्याल में जो एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी वो ये कि इस मुल्क के अंदर इदारों को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी दी जाए, उनको जो उनका ड्यू रोल है उसके लिए स्पेस दी जाए। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कम अज़ कम इस एक केस के अंदर ऐसा करके दिखाया है। वो सही था या गलत बाद में मैसेज जैसे मैंने कहा, बट अगर ये चीज़ें कंटिन्यू करती हैं तो मेरा ख्याल में वो जो इदारों के ऊपर हम सवाल बार बार उठाते हैं कि वो शायद अपना रोल ड्यू प्ले नहीं कर पाते, शायद वो शुरू हो जाए। तो मेरा यहाँ पे ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने इस इशू को टेकअप किया, उसके ऊपर एक टाइमली डिसीजन दिया, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहरहाल इलेक्शन कमीशन के उस फैसले की तायीद की। तो इससे जो एक ताकत मिली है इलेक्शन कमीशन को कि फ्यूचर में भी जब इस तरह के कोई इशूज़ आएंगे तो उसे डरना नहीं चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, या कम अज़ कम माजी में नहीं कहीं रुकना चाहिए, बल्कि एक नई एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि कोई ऐसा इशू आए उसको टेकअप भी किया जाए, एग्रेसिवली उसको एड्रेस भी किया जाए। तो फिर जाके हम कहेंगे कि शायद फ्यूचर के अंदर इस तरह की कोई चीज़ें ना हो पाएँ। जैसे आपने देखा कि इस दफ़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कोई ड्यू रोल प्ले नहीं किया या अगर कहीं रिटर्निंग अफसरान कहीं गायब पाए गए, उन्होंने अपने जो फॉर्म 45 या कुछ और चीज़ें हैं टाइमली सबमिट नहीं कराई गई तो उनको आइडेंटिफाई भी किया गया, उनको क्वेश्चन भी किया गया, उनको जो थोड़ी बहुत पनिशमेंट थी उसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन से कोई ना कोई ऑर्डर्स आए। हाँ, ये ज़रूर है कि इस मामले में जहाँ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करके मामले को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की, वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रिस्पांस आया वो भी इतना मैच्योर नहीं था। मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं कि किसी इदारे को सियासी अंदाज में जवाब नहीं देना चाहिए, मेरिट पे बात करनी चाहिए। लेकिन मैं इस पे एक और चीज़, इसको एक और चीज़ के साथ जोड़ूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख़ुद मुख्तार होना और आज़ाद होना किसी भी एक डेवलप्ड जमहूरी निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और इस सिलसिले में हमने चलें ये एक तरह से देख लिया, हुकूमत वक्त को उस तरह वार नहीं करना चाहिए था जिस तरह किया ECP पे। लेकिन आप ये भी देखना शराजी साहब के सवाल किस तरह किए जा रहे हैं। आपने अदालत उज़्मा में रेफरेंस डाला कि जी हमें बताएं कि क्या सेनेट के जो इंतखाबात हैं उनको खुफिया वोट के ज़रिए किया जा सकता है कि नहीं। और ये आपको मैं समझता हूँ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट, सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट भी बता सकता है कि अगर आप आइन के प्रोविज़न को, आर्टिकल को सिर्फ पढ़ लें, इंटरप्रेट ना करें, तशरीह ना करें, वो अल्फाज से ही ये बात नुमाया हो जाती है कि सिर्फ खुफिया वोट के ज़रिए किया जा सकता था। और इसलिए शराजी साहब इसको अब कानून साजी से जोड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे हमला करना, कहना ये आगे पीछे हो रहे हैं, ये ठीक से मौक़िफ़ अपना प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप आइन में तरमीम ले आए। आपको था कि फैसल वावडा साहब के साथ ज्यादती हो रही है दोहरी शहरियत के मुतालिक, आप अगेंस्ट सर आर्टिकल 63 में तरमीम ले आए। और अब जो इस वाली भी बात ये कर रहे हैं डस्का के इंतखाबात के हवाले से, जब इंतखाबी इस्लाहात की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात कहाँ गई शराजी साहब। तो ये जो सब मामलात हैं ये कानून साजी के मामलात हैं और कानून साजी करने के लिए अब आपको सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा छोड़ना होगा, हिज़्ब इख्तिलाफ का हाथ थामना होगा और अगले 2.5 साल वो बड़े जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं वो आपको करने होंगे। क्या कहते हैं शराजी साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल में ये कि हमारी पॉलिसीज़ वाक़याती और पार्टी इंटरेस्ट में नहीं होनी चाहिए, इन द लार्जर इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में होनी चाहिए। और अगर सोच ये जब होगी तो फिर मेरा ख्याल में जब कोई इलेक्शन होंगे उस वक्त हम शोर नहीं मचाएंगे, बल्कि उससे कबल उस वक्त
बहुत पहले फिर हम इन चीज़ों को टेकअप भी करेंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसके लिए जो बेहतरीन तरीका ये है कि फिर आप कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ लेके आएँ, और उसके लिए पार्लियामान ही बेहतरीन फोरम है। फिर आप कैमरों के जरिए या अखबारात के जरिए, स्टेटमेंट के थ्रू नहीं, बल्कि पार्लियामान के थ्रू इस मामले को एड्रेस करें। बिल्कुल ठीक। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे आज को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें कल तक। खुदा हाफिज़।